हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन। आज मैं सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि पेंशन भी दो तरीके की सभी कर्मचारियों के बीच में आप देख रहे होंगे कि दो तरीके की पेंशन हमेशा सुनाई देती हैं। पहला नाम है ओपीएस, जो हमारी पुरानी पेंशन चलती थी, और अभी जो वर्तमान में चल रही है उसका नाम है एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, ये नई पेंशन योजना है, वो पुरानी पेंशन योजना थी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो ओपीएस और एनपीएस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओपीएस जो थी वो शासन द्वारा दी जाती थी, जिसमें हमारा जीपीएफ कटता था, और मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए कि जो हमारे रिटायरमेंट के समय आखिरी सैलरी होती थी उसका लगभग आधा हिस्सा हमें पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट होता था। फिर उसके बाद पेंशन पर भी डीए आदि हमेशा समय समय पर लगते रहते थे, तो पेंशन भी हमारी बढ़ती जाती थी। क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम हमेशा जितने भी कर्मचारी थे उसमें जो पुरानी पेंशन योजना जो थी उसमें वो हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा थी। सभी कर्मचारी केवल यही सोचकर अपना जीवन सेवा काल में यही सोचकर जीते थे कि पुरानी जो हमें पेंशन मिलेगी वो हमारे बुढ़ापे का सहारा रहेगी, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा सन 2005 में पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन योजना शुरू की गई और पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया। तो अब आज के समय में कर्मचारियों के पास जितने भी नए कर्मचारी किसी भी सरकार में नियुक्त हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, भले ही अभी कुछ राज्यों में रिसेंटली पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर दी गई है, पर उत्तर प्रदेश में अभी भी नई पेंशन स्कीम के तहत ही सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दी जा रही है कि जब भी वो रिटायर्ड होंगे उन्हें नई पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो आज के समय में केवल हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा है, एनपीएस। अब इसमें सरकार का पक्ष समझिए। सरकार ने जब पेंशन योजना ये बंद करी तो उस समय सरकार ने अपने विभिन्न पोर्टल पे आके, विभिन्न फोरम पे आके अपने अपने मत दिए, पर सरकार हमेशा ये बताने की कोशिश में लगी रही कि इसमें कर्मचारियों का फायदा है। क्योंकि नई पेंशन योजना जो बनती है वो हमारी सैलरी का जो बेसिक पे होता है और डीए उसको मिला के जितनी भी सैलरी बनती है उसका 10% सरकार अपने पास रख लेती है, यानी कि आपके वेतन में से काट लिया जाता है, और 14% सरकार अपने द्वारा मिलाती है, उसको फंड के तौर पे आपको जमा किया जाता है। तो सरकार हमेशा ये बताने का प्रयास करती है कि हम आपको 14% दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा कॉर्पस फंड, अगर आप 30 साल भी नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा। उनका ये मोटिव रहता है कि ये पेंशन योजना जो है आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। भले ही वो पुरानी पेंशन ले रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कर्मचारियों के ऊपर ये बता रहे हैं कि ये नई पेंशन योजना फायदेमंद है। ठीक है, अब इसमें कर्मचारियों के स्तर से देखा जाए तो कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि जब हमारे लिए पेंशन बंद हो चुकी तो हमारे पास यही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है, नई पेंशन योजना। नई पेंशन योजना में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो सरकार द्वारा दिया जाने वाला 14% जो अंश है उसको आप खो रहे हैं। जितना आप लेट इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर कराएंगे अपने आप को, उतनी ही लेट आपको 14% सरकार के द्वारा जो अंश दिया जा रहा है उतना ही लेट मिलेगा। इसलिए हमें फायदा ये देखना है कि कम से कम सरकार के अंश को ना छोड़ें। भविष्य में जब भी पुरानी पेंशन की घोषणा होती है तो हम उसके दायरे में आएंगे तो सरकार कुछ ना कुछ हल इसका जरूर निकालेगी। अब आप यही समझिए कि इसमें एक नुकसान सबसे बड़ा कर्मचारियों के मन में ये बैठा हुआ है, एनपीएस जो है शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। जी हाँ, बिल्कुल शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। आप हमेशा देखते होंगे एनपीएस के जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे ऐप है, कई बार आज जो वैल्यू है कल वो घट रही है। तो कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा संदेह यही है कि जब हम रिटायर्ड हुए, 30 साल हमने नौकरी करी और शेयर मार्केट की पता नहीं उस टाइम पे कैसी परिस्थितियां रहती हैं, और हमें अपनी पेंशन के रूप में जो हमारा फंड जमा हो रहा है वही नहीं मिला, तो हम किस बात के लिए हमें एक सिक्योरिटी रहेगी। क्योंकि कर्मचारियों के पास जो क्रेज है सरकारी नौकरी को लेकर, वो नौकरी का तो है ही क्रेज, लेकिन पेंशन का उससे भी ज़्यादा क्रेज होता था कि हमें जीवन भर के लिए हमारी ये पेंशन सुरक्षित हो गई है। इसलिए वो शेयर मार्केट को लेकर हमेशा डर में रहते हैं, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन स्थितियां पैदा हो जाती हैं कई बार शेयर बाजार में। तो हमें अगर अपना अंश नहीं खोना है तो नई पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना है। अब जो डर है उसको हमें कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होगी और ना ही ऐसी परिस्थितियां, मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियां भविष्य में बनेंगी।
कौन से कर्मचारी इसका चुनाव कर सकते हैं, तो आप ये समझिए सेंट्रल और स्टेट, किसी भी स्टेट के कोई भी कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति 2005 के बाद हुई है, वो अपने आप को इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एनपीएस के अंतर्गत अपने लाभ ले सकते हैं। जितने भी सरकारों द्वारा जो भी लाभ दिया जा रहा है वो सब लाभ दिया जा रहा है। अब इसका लास्ट स्टेप आता है कि इसके अंतर्गत प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एकमात्र विकल्प है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो इसमें पैन, आधार, जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको लगाने पड़ेंगे। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको पैन नंबर 1 या 2 दिन के अंदर मैसेज के रूप में आ जाएगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने दिए गए एड्रेस पे प्राण किट भी अलॉट हो जाएगी। तो आज ये मैं एनपीएस के अंदर फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने आपको मौखिक तौर पर सारी जानकारी दे दी। इसके बाद अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएस में अपने आप को फॉर्म कैसे बनना है, या तो आप अपने विभाग से कोऑर्डिनेट करके फॉर्म भरा सकते हैं या खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आज की इस मौखिक जानकारी से मुझे लगता है आप संतुष्ट होंगे। इसके बाद मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एनपीएस पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।